चतुर्थ राजकमल चौधरी सम्मान समारोह इस बार दिल्ली में गांधी शांति प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। राजकमल चौधरी सम्मान प्रख्यात कवि और लेखक राजकमल चौधरी के नाम से दिया जाता है, जो एक प्रतिष्ठित प्रख्यात व्यक्ति थे। इस बार कहानीकार और परिकथा के संपादक शंकर को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार, आलोचक, कवि और गद्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी, राजकुमार शर्मा और जानकी प्रसाद शर्मा ने शंकर को सम्मानित किया। सबसे पहले मैं बहुत साफगोई के साथ यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि पहली बार मुझे कोई सम्मान मिला है। आई गई बात थी, मेरी रचना यात्रा चलती रही, ये मुझे सम्मान मिला है। मैं कुछ दिनों पहले तक पुरस्कारों के बारे में जो राय रखता रहा हूँ, उसमें मेरी राय यह रही है कि पुरस्कार अक्सर मिल नहीं रहे हैं, वो लेखक उसे हासिल कर रहे हैं। वो उन्हें हासिल करना होता है तो वो मिलते हैं, वे हासिल करने में असमर्थ होते हैं तो वह पुरस्कार फिर नहीं मिलता है। कुछ ही पुरस्कार हैं हिंदी में जिनको विरल और विशिष्ट माना जा सकता है। मेरी यह राय रही है, कुछ समय पहले मैं नहीं जानता था कि इस पुरस्कार के लिए मेरे ही नाम का चयन होगा, यह मुझे मालूम नहीं था। यह मेरी राय रही थी कि राजकमल चौधरी सम्मान हिंदी का एक विरल और विशिष्ट सम्मान है, दो वजहों से। एक तो इसे पत्रिका आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सर्वनाम पत्रिका के माध्यम से विष्णुचंद्र शर्मा जी ने इसे स्थापित किया, यह एक महत्व है। दूसरा, इसे राजकमल चौधरी के नाम पर राजकमल चौधरी का अपने समय में उनकी अपनी उपस्थिति थी, वे लीड से हटकर चलने वाले लेखक थे। उन्होंने उस समय मछली भरी हुई उपन्यास लिखा जो एक वर्जित विषय पर था। उस समय ऐसे विषय नहीं उठाए जाते थे, आज वे बहुत धड़ल्ले से उठाए जा रहे हैं। मुख्य प्रसंग उनकी जो लंबी कविता है उसमें उन्होंने ईश्वर पर शंका की है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो एक बहुत साहसी कवि, जो कुछ धूमिल जैसे कवियों में दिखाई पड़ता है, तो राजकमल चौधरी एक विशिष्ट किस्म के लेखक कहे जाएंगे। उन्होंने मैथिली में बहुत सारी यथार्थवादी कहानियां लिखी, हिंदी में भी यथार्थवादी कहानियां लिखी। तो उसमें विद्रोह का स्वर, चीजों से असहमत होने की भावना, ये सब चीजें उनके साहित्य में है और अपने समय में उनकी एक मजबूत उपस्थिति रही है। तो ये तो एक वजह हुई इस पुरस्कार के विरल होने की। एक दूसरी बात इस पुरस्कार के विरल और विशिष्ट होने की यह रही है, यह सम्मान उन्हीं लोगों को मिला है जिन्होंने इसके लिए कोशिश नहीं की। शुरू में एक बार रवि जी को मिला, बाद में पंकज मिश्र जी को मिला, बाद में विजेंद्र जी को मिला। ये सभी अपने दौर के बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार रहे हैं और इन्होंने किसी पुरस्कार के लिए कोशिश की होगी ऐसा नहीं सोचा जा सकता है। ये जब पुरस्कार मिला तो वे काफी प्रतिष्ठित और सम्मानित थे। तो ये वह पुरस्कार है, हिंदी के चंद पुरस्कारों की तरह। चंद पुरस्कार कैसे कहा जाए, मुझे तो उदाहरण भी जल्दी नहीं दिखाई पड़ता इसकी तरह। ये शायद अकेला पुरस्कार है, विरल और विशिष्ट पुरस्कार है, जो किसी लेखक को मिल रहा है, उसे पाने की कोई कोशिश लेखक को नहीं करनी होती है। मुझे याद आ रहा है जुलाई के अंतिम दिन थे, तो जुलाई के अंतिम सप्ताह का कोई दिन था, मेरे पास आदरणीय जानकी प्रसाद शर्मा जी का फोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि हम आपकी पहली पत्रिका आपका पहला कब निकला, पहली कहानी कब निकली, पहला संग्रह कब निकला, दूसरा संग्रह, ये बहुत सारी उन्होंने मुझसे सूचनाएं मांगी। मैं प्रसन्न था कि जानकी प्रसाद शर्मा जी अक्सर किसी संकलन का संयोजन करते हैं, संपादन करते हैं, तो मैं उसमें शामिल हो रहा हूँ। मैं इतने भर से प्रसन्न था कि उनके द्वारा संपादित किसी
संकलन में मुझे शामिल होने का अवसर मिल रहा है। इससे ज़्यादा की जानकारी मुझे नहीं थी। 8-10 दिनों के बाद संयोजक महेश दर्पण जी ने सूचना दी कि आपके नाम की अनुशंसा की है जानकी प्रकाश शर्मा जी ने राजकमल चौधरी सम्मान के लिए। आपकी क्या राय से आप सहमत हैं, इसको स्वीकार करना चाहेंगे? मैंने पूरी विनम्रता के साथ कहा कि मैं इससे स्वीकार ही करता हूँ और ऐसा पुरस्कार कम लेखकों को मिलता है। संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है प्राप्त पुरस्कारों की, लेकिन गुणवत्ता के आधार पर देखा जाए तो ऐसे पुरस्कार किसी रचनाकार को मिलते हैं। मैं इस पुरस्कार के लिए निर्णायक जानकी प्रकाश शर्मा जी के प्रति, संयोजक महेश दर्पण जी के प्रति, तमाम लोगों के प्रति अपनी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पुरस्कार के योग्य पाया। महेश दर्पण जी ने कहा कि कुछ लेखक अपने रचना सरोकारों, अपनी रचना दृष्टि, अपनी रचना प्रक्रिया पर भी कहे, क्योंकि मुझे लगता है कि लेखक कहानियों में जो कह देता है उससे आगे उसको कहने की शायद जरूरत नहीं होती है। वह जो कुछ भी सोचता है, वह जो कुछ भी होता है, वह तो कहानियों में होता है। अगर कहानियाँ पढ़ी जाएं तो अलग से कथा लेखक को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कुछ कहने की जरूरत है और शायद समय हो तो कुछ वैसी बातें कर सकता हूँ जो शायद रचनाओं में नहीं है और शायद कहूँ तो कुछ समझने के सूत्र मिलेंगे। मैंने शुरुआती दौर में चेखव की कहानी पढ़ी थी, दुख कहानी है। वह विश्वस्तरीय कहानी और बहुत की कहानी है, चेखव की भी और दुनिया की कहानियों की भी। छोटी सी कहानी, एक कोजवान का बेटा मर गया है, वो दिन भर निकलता है बगे लेकर और रात को लौटता है। उसे अफसोस है कि किसी ने नहीं पूछा कि कोजवान तुम उदास में हो। अंत में वो घोड़े को अलग करता है बकरी से और घोड़े को बांधता है। तो घोड़े के मुंह के पास अपना मुंह रखकर कहता है कि मैं क्यों उदास हूँ, तुम भी नहीं पूछोगे मुझसे। यही बहुत छोटी सी कहानी है। मैंने यह कहानी पढ़ी जिसका बहुत प्रभाव पड़ा मुझ पर और मैंने राय बनाई कि मैं कम लिखूं, जितनी भी जो भी कहानियाँ लिखूं मैं इसी तरह की कहानी लिखूं। ज़्यादा लिखना कोई जरूरी नहीं है, जो भी लिखूं बस इसी तरह की कुछ कहानियाँ लिख जाऊं तो मुझे संतोष होगा। बाद में मेरे मित्र नरवेश्वर जी ने मुझे बताया कि अंग्रेजी में एक लेख आया है कि चेखव कैसे कहानियाँ लिखते थे। उन्होंने मुझे बताया कि चेखव कहानियाँ लिखते थे तो 4 पेज लिखने के बाद वो रुक जाते थे। 4 पेज कहानी लिख लेते थे तो रुक जाते थे। फिर वो कहानियों की एडिटिंग करने, संपादन करने लगते थे कि कौन सी गैर जरूरी पंक्तियाँ हमको हटा दी जाएँ और जरूरी पंक्तियों की रखी जाए, जरूरी पंक्तियाँ रखी जाएँ। जब वो ऐसा कर लेते थे तो फिर दोबारा कहानी को आगे बढ़ाते थे। तो ऐसा करते हुए कहानियों को जरूरत से ज़्यादा चुस्त करते थे। आप देखेंगे, अगर आप चेखव की कहानियों के पाठक हैं तो उनकी कहानियों में आपको कोई 2 पंक्ति 1 पंक्ति हटाने की गुंजाइश खोजेंगे तो शायद आपको नहीं मिलेगी। वो इतनी कसी हुई कहानियाँ चेखव की होती हैं कि वो खुद ही इस बात पर वो सचेष्ट रहे हुए लिखते समय। और उनकी कहानियाँ मुझे लगता है कि विश्व साहित्य की सबसे ज़्यादा कसी हुई और सजी हुई कहानियाँ। मैंने राय बनाई कि मैंने अपनी सोच में एक मॉडल बनाया कहानी का कि मैं कैसी कहानियाँ लिखूंगा अगर लिखूंगा तो मेरी एक राय बनी कि मैं चेखव की तरफ बहुत चुस्त कहानी, मैं अपनी कहानियों में ज़्यादा गैर जरूरी वाक्यों को रहने नहीं दूंगा, सिर्फ जरूरी वाक्यों को रखूंगा और जरूरत पड़ेगा तो मैं भी चेखव की तरह संपादन करूंगा। कहानी जितनी भी छोटी हो जाए लेकिन मैं गैर जरूरी वाक्यों को नहीं रहने दूंगा। 1986 में हंस का प्रकाशन हुआ और एक लंबी कहानी करके एक स्तंभ शुरू हुआ। अब लंबी कहानी आने लग गई उस दौर में, यह एक मेरे लिए दुविधा की स्थिति बनी। मैं तो चेखव का मॉडल लेकर चला हूँ, यहाँ लंबी कहानियों का दौर शुरू हो गया। मैंने कई कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ मैंने लंबी कहानियाँ पढ़ी और मैंने राय बनाई इसमें ज़्यादातर कहानियाँ लंबाई के प्रति न्याय नहीं कर पा रही हैं। वे लंबी हैं क्योंकि लेखक ने उसको लंबा बनाना चाहा है। लेखक के दिमाग में है कि लंबी कहानी लिखी जाए
और एक माहौल बन गया कि लंबी कहानी लिखना रचना सामर्थ्य का प्रतीक है। जो लंबी कहानियाँ नहीं लिख सकते हैं उनमें रचना सामर्थ्य कम है। मैंने राय बनाई कि मैं छोटी कहानियाँ चेकों की तरह की कहानियाँ लिखूँ, मैं लंबी कहानियों के पीछे लिखूँगा। वो मुझे दौड़ने लायक थी, लंबी कहानियाँ मुझे लगी नहीं। एक दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूँ कि जिनसे मैंने अपनी कहानियों का मॉडल बनाया है, ये बात खासकर मैं कहना चाहता हूँ। मैं उर्दू कहानियाँ बहुत अच्छा पा करता हूँ, बहुत बार पा करता हूँ। मैं जहाँ भी मिलती है उर्दू कहानी का अनुवाद मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। मैंने तरक्की पसंद अफसाने के दौर की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। पहले एक अंक निकाला था पाकिस्तानी कथा साहित्य पर, वह भी मैंने पन्ना पढ़ा। रजिया सज्जाद जहीर की किताब है जो नेशनल बुक ट्रस्ट से आई है, उर्दू कहानियाँ, मैंने उसकी सभी कहानियों को पढ़ा। कथा देश ने एक विशेषांक निकाला उर्दू कहानियों पर, मैंने उसको पढ़ा। और जहाँ जहाँ मुझे उर्दू कहानियाँ मिलती हैं मैं उसको पढ़ता हूँ और वो मुझे हिंदी की कहानियों से अच्छी लगती हैं। अब पूछा जा सकता है मुझसे, मैं ही बताना चाहूँगा कि क्यों अच्छी लगती हैं उर्दू की कहानियाँ हिंदी कहानियों की तुलना में। इसकी दो वजहें बहुत साफ दिखाई पड़ती हैं, मैं जल्दी कहना चाहता हूँ, देर शायद हो रही है। एक तो उसमें जो कहन है, उर्दू कहानियों का कहन है। उर्दू कथाकार सिर्फ बयान और नहीं देता है और नरेशन नहीं देता है, सिर्फ बयान नहीं देता है, वह स्थितियों, प्रसंगों और पात्रों को इंटरप्रेट करता है अपने तरीके से, कॉमेंट्री भी देता है। यह हिंदी में बहुत कम है प्रचलन में। ज्ञान जी ने भी लिखा था एक जमाने में, लेकिन उनकी कहानियों का विषय मध्यवर्गीय अंतर्विरोध और मध्यवर्गीय भूमिकाएं थी। बाद में असगर बजाज साहब ने इस कहानी की बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। ये हिंदी में बहुत कम लोगों ने इस तरीके की कहानियाँ लिखी हैं। तो दूसरी चीज, उर्दू कहानियों की भाषा वह झरने की पानी की तरह भाषा चलती है। जब एक बार कहानी शुरू होती है तो अंत तक पहुँचाए बिना पाठक को छोड़ती नहीं है। जैसे झरने का पानी चलता जाता है ऊपर से नीचे, वो भाषा भी चलती जाती है। इस भाषा के बारे में उसको छोड़ दिया जाए अवसर है। तो मैंने अपने मन में राय बनाई कि मैं उर्दू कहानियों की तरफ लिखूंगा, मतलब चेखव से संक्षिप्तता लूंगा, उर्दू कहानियों से उसका कहन लूंगा, उर्दू कहानियों से उसकी भाषा लूंगा। और एक तीसरी चीज, मैंने कई विश्व साहनी को देखी, मोहन राकेश की कहानियों को देखा। विश्व जी ने एक जगह लिखा भी है, ये कमलेश्वर जी ने भी एक जगह लिखा है कि कहानी नरेशन होते होते अगर विजुअल हो जाए तो यह कहानी की बहुत बड़ी शक्ति होती है। कहानियाँ सिर्फ नरेशन नहीं होती कि पाठक अपने भाव जगत को खुल के रखता जा रहा है और वस्तु पक्ष कहीं आ ही नहीं, ज्यादा बात है, वस्तु पक्ष कहीं आ ही नहीं रहा है और लेखक का भाव जगत उसके नरेशन में फुल कर दिया, ज्यादा से ज्यादा है। तो कहानियों को नरेशन तो होना चाहिए, बयान तो होना चाहिए कहानियों को, लेकिन उनको विजुअल भी होना चाहिए। मैंने अपने लेखन में या अपनी जो भी कहानियाँ लिखी हैं उसमें कोशिश की है कि मैं विजुअल कहानी को विजुअल भी बना दूँ। और मैं इसे संख्या के तौर पर मैं नहीं करना चाहता हूँ, इससे तो आपत्ति करेगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि चार शीर्षकों की संक्षिप्तता, उर्दू कहानियों का कहन, उर्दू कहानी की भाषा और विश्व कहानी में मोहन राकेश, कमलेश्वर वगैरह का जो विजुअल बनाने का ये, इन चारों का एक समन्वय तैयार करूँ। मेरी कहानियों का मॉडल इन्हीं चार तत्वों से बना है और मैं जो भी कहानियाँ लिखता हूँ इन चार के भीतर बना रहता हूँ। इनसे बाहर जाने की जरूरत पड़े तो जाऊँगा, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मुझे लगा इन चार के भीतर मैं अपनी बात कह जा रहा हूँ और मेरी जो भी सच्ची कहानियाँ हैं मुझे लगता है कि आप उस तक अगर जाके पढ़ेंगे तो इन्हीं प्रतिमाओं से भी कर पाएंगे। ये तो मैंने अपनी बात कहनी ज़्यादा कहने की और बातें थी, लेकिन बात करा जाए मैं चाहता था वो हमारे वरिष्ठ आलोचक आदरणीय जानकी प्रसाद शर्मा जी ने काफ़ी खूबसूरती से और काफ़ी गहराई से कह दिया है। उनके सामने कहानी पर कुछ बोलना मैं अपने आप को अनुकूल समझता हूँ, क्योंकि उनकी कहानी आलोचना पढ़ के ही हमने न सिर्फ कहानी पर थोड़ी बहुत अपनी समझ बनाई है, बल्कि कहानियाँ
लिखने की, कथा का भी, वर्णमाला भी उन्हीं की आलोचना से सीखा है। ऐसे शख्स के सामने कुछ बोलना थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन जो शंकर जी के बारे में जो उनको जिस तरह से मैंने देखा है, वो दो बातें जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जो पहले तो इस पुरस्कार के लिए जो महेश दर्पण जी ने प्रयास किए हैं, संकेत थोड़ा सा शंकर जी ने किया है। किसी भी पुरस्कार की प्रतिष्ठा को बनाने में बहुत वक्त लगता है, कई साल गुजर जाते हैं, उसके बाद किसी भी पुरस्कार की प्रतिष्ठा बनती है। और इस राजकमल चौधरी के पुरस्कार की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है। पंकज मिश्र, इकबाल रब्बी, विजेंद्र जैसे कथाकारों, जैसे साहित्यकर्मियों के बाद शंकर जी को इस पुरस्कार के लिए चुनना इसकी प्रतिष्ठा का द्योतक है। और इसकी प्रतिष्ठा के मूल में इस पुरस्कार के संयोजक भाई श्री महेश दर्पण जी हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और वे इसी तरह से इस प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे। इस पुरस्कार के लिए आज के इस कार्यक्रम के लिए, आज के इस पुरस्कार के लिए आदरणीय जानकी जी ने शंकर जी का चुनाव किया। एक कहानीकार की हैसियत से भी मैं जानकी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा और इसी तरह से ये प्रतिष्ठा आगे भी चलती रहेगी। इस परंपरा को इसी तरह से आगे भी जारी रखेंगे। भाई श्री महेश दर्पण, आप लोगों ने जो शंकर जी से परिचित हैं, जो उनसे मिलते जुलते रहते हैं, उन्होंने देखा होगा कि वे बहुत ही गुपचुप तरीके से काम करने वाले लोगों में से हैं। कोई शोर शराबा नहीं करते, कोई अपनी पत्रिका का कोई लोकार्पण नहीं करते, कोई विमोचन नहीं करते, चुपचाप अपनी पत्रिका को निकालते रहते हैं। और इसी वजह से परिकथा आज एक सम्मानित पत्रिका बनी हुई है। आप ये लोग ये भी जानते होंगे कि शंकर जी की पहचान, मैं तो बहुत अभी से 3-4 साल पहले ही मेरे मुलाकात हुई, लेकिन एक अरसे से अब जैसी पत्रिका को से मैं वाकिफ था, जिसका संकेत जानकी जी ने किया। शंकर अभय और नंदेश्वर, ये 3 टिकड़ी थी जो कथा जगत में जानी पहचानी जाती थी। और शायद ही, जो मेरा भी अनुभव है जिसकी बात जानकी जी ने की, बल्कि मैं तो कुछ हद तक दावे से भी कह सकता हूँ कि शायद ही कोई आज का प्रतिष्ठित कथाकार हो जो अब और परिकथा जैसी पत्रिकाओं में किसी न किसी रूप में ना जुड़ा हो, किसी न किसी रूप में ना जुड़ा हो। हिंदी कथा जगत को आधार देने में अब और परिकथा पत्रिकाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इस बात को मैंने महसूस किया और यही बात मैं आज यहाँ पर आपके ये कहना चाहता हूँ। कहानियों पर बात करने के लिए जानकी जी ने बहुत खूबसूरती से बात कह दी है, लेकिन कुछ कहानियों का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा जो मैंने पढ़ी हैं और मुझे बेहद अच्छी लगती हैं। जैसे उनकी एक कहानी है सैल्यूट। इससे पहले एक बात और कहूँगा मैं कि केवल कहानियों की ही बात नहीं है, केवल पत्रिका के संपादन की ही बात नहीं है। शंकर जी ने कुछ अन्य ऐसी किताबें भी प्रकाशित की हैं जो एक कहानीकार को पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। यदि वो